नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और आज हम अनकट में बात करेंगे कोरोना से निपटने के मुंबई मॉडल के बारे में। आपने हाल फिलहाल में खबरें पढ़ी होंगी कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट या फिर बॉम्बे हाई कोर्ट या फिर केंद्र सरकार ने मुंबई महानगर पालिका, जिसे बीएमसी के नाम से भी जाना जाता है, उसकी तारीफ की, जिस रणनीति के तहत मुंबई महानगर पालिका ने इस बीमारी के फैलाव को रोका, लगातार जो नए पॉजिटिव आंकड़े आ रहे थे उनको कम किया और कोरोना की वजह से होने वाली मौतों को कम किया। उसको देखकर तमाम एजेंसियां, चाहे वो कोर्ट हो या फिर केंद्र सरकार हो, उसने मुंबई मॉडल की तारीफ की। सुप्रीम कोर्ट ने तो दिल्ली सरकार को नसीहत भी दे दी कि आप मुंबई मॉडल को क्यों नहीं फॉलो करते हैं। मुंबई ने जो रास्ता अख्तियार किया है, मुंबई ने जो रणनीति अपनाई है, उसी रणनीति को आप क्यों नहीं अपनाते। बीते कई हफ्तों से दिल्ली, लखनऊ और उत्तर और मध्य भारत के कई शहरों से काफी विचलित करने वाली तस्वीरें आ रही हैं, डरावनी तस्वीरें आ रही हैं। ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं और शमशान हो या कब्रिस्तान, वहां लाशों के ढेर लगे हैं, लाशों की कतारें लगी हुई हैं। लेकिन ऐसी तस्वीरें मुंबई से नहीं आई, क्योंकि मुंबई ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए जो तरकीब अपनाई, जो रणनीति अपनाई, वो कारगर साबित हुई और इसलिए मुंबई कोरोना की बड़ी मार से बच गई। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है मुंबई मॉडल और कौन लोग हैं जिन्होंने की इस रणनीति को बनाया, जिसकी वजह से मुंबई में इस महामारी पर काबू पाया जा सका। इस मुंबई मॉडल का सबसे बड़ा चेहरा है इकबाल सिंह चहल। इकबाल सिंह चहल ने पिछले साल ही बतौर मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर कमान संभाली है और उन्होंने ही अपनी टीम के साथ मिलकर इस मुंबई मॉडल को बनाया और उसको लागू किया। तो आइए समझते हैं कि ये मुंबई मॉडल आखिर काम किस तरह से करता है। मुंबई मॉडल 3 बिंदुओं के आधार पर काम करता है। पहला बिंदु है ऑक्सीजन मैनेजमेंट, दूसरा बिंदु है विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन और तीसरा बिंदु है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। पहले समझते हैं कि बीएमसी ने ऑक्सीजन मैनेजमेंट कैसे किया। दरअसल 16 और 17 अप्रैल की रात को अचानक ही एक बहुत बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन मुंबई महानगर पालिका के सामने खड़ी हो गई। 6 अलग अलग अस्पतालों में 168 पेशेंट्स ऐसे थे जो कि ऑक्सीजन पर थे और इन अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने को था। ऐसे में एसओएस कॉल गया मुंबई महानगर पालिका के पास और करीब 150 एम्बुलेंसेस में इन सभी 168 पेशेंट्स को इन अस्पतालों से निकाला गया और बीएमसी के बनाए हुए जंबो कोविड सेंटर्स में इन्हें शिफ्ट किया गया, जहां पर ऑक्सीजन उपलब्ध था। लेकिन म्युनिसिपल कमिश्नर इकबाल सिंह चहल समझ गए थे कि ये सिर्फ टेम्पररी सॉल्यूशन है, क्योंकि शहर में ऑक्सीजन की डिमांड, जिस तरह से महामारी फैल रही है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने वाली है। उन्होंने तुरंत महाराष्ट्र सरकार के आला अधिकारियों को, मंत्रियों को फोन किया, साथ में केंद्र सरकार के आला अधिकारियों को फोन किया और उनको मदद मिली। जामनगर में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑक्सीजन का प्लांट है, वहां से ऑक्सीजन भिजवाई गई और उस वक्त के लिए ऑक्सीजन की कमी पूरी हो गई। लेकिन इकबाल सिंह चहल जानते थे कि यह सिर्फ एक अस्थायी सॉल्यूशन है, इसके लिए कोई पुख्ता उपाय किए जाने की जरूरत है, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में अगर ये बीमारी बड़े पैमाने पर फैलती है और बड़ी तादाद में अगर मरीज आते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में और ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और इस स्थिति से निपटने के लिए ऑक्सीजन मैनेजमेंट किया जाना बेहद जरूरी है। तो कैसे किया उन्होंने ऑक्सीजन का मैनेजमेंट? मुंबई में कुल 24 वार्ड्स हैं और हर 4 वार्ड के लिए मुंबई महानगर पालिका की ओर से एक ऑक्सीजन स्टॉक पॉइंट बनाया गया, यानी कि कुल 6 ऑक्सीजन के स्टॉक पॉइंट्स बनाए गए और हर एक स्टॉक पॉइंट में 50 मेट्रिक टन ऑक्सीजन रखने की क्षमता तैयार की गई। हर एक स्टॉक पॉइंट का एक इंचार्ज होता था डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर रैंक का अधिकारी। तो अगर किन्हीं 4 वार्ड्स में से अगर किसी अस्पताल को अचानक ऑक्सीजन की कमी नजर आती है, ऑक्सीजन कम पड़ जाता है, तो उस डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर को कॉल किया जाता है और उसके निर्देश पर 2 से 3 मिनट में उस अस्पताल के लिए टैंकर में से ऑक्सीजन इन स्टॉक पॉइंट से निकल जाते हैं, यानी कि उस अस्पताल को ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाती है, ऑक्सीजन वहां पर तुरंत पहुंच जाता है। तो इस सिस्टम के तहत
पूरे शहर को कवर कर लिया गया। बीएमसी की ओर से ऑक्सीजन के इस्तेमाल का एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया। इस प्रोटोकॉल के मुताबिक ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को 94 तक ही रखना चाहिए। कई अस्पताल ये करते हैं कि ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को 97 या 98 तक बढ़ा देते हैं, लेकिन बीएमसी के प्रोटोकॉल के मुताबिक ये गैर जरूरी है। अगर किसी कोविड के मरीज का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 94 तक भी रखा जाता है तो वो ठीक है, उसे इससे ज्यादा उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अस्पतालों को ये निर्देश भी दिया गया कि सभी मरीजों के ऊपर ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ आखिरी विकल्प के तौर पर ही नेसल ऑक्सीजन दिया जाना चाहिए। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण की। तो विकेंद्रीकरण इस तरह से किया गया कि मुंबई में कुल 24 वार्ड्स हैं, तो इन सभी 24 वार्ड्स के लिए 24 वॉर रूम्स बनाए गए, यानी कि हर वार्ड के लिए अलग से अपना एक वॉर रूम बनाया गया। कोई पूरी मुंबई भर के लिए एक ही वॉर रूम नहीं बनाया गया, हर एक के अपने अलग अलग वॉर रूम थे और प्रत्येक वॉर रूम में डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल इंटर्न्स और सोशल वर्कर्स को नियुक्त किया गया, जो कि तमाम कॉल्स अटेंड करते थे और अपने इलाके में कोविड की स्थिति पर निगरानी करते थे। इन वॉर रूम के नंबर नागरिकों के बीच सर्कुलेट कर दिए गए और नागरिकों को अगर बेड चाहिए, अस्पताल में भर्ती होना है, तो इसके लिए इन वॉर रूम्स पे वो संपर्क कर सकते थे। इसके अलावा इन वॉर रूम्स को ये भी जिम्मेदारी दी गई कि उनके इलाके में जो भी कोविड पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं उनकी निगरानी की जाए, यानी कि ऐसी इमारतों को कंटेनमेंट जोन में तब्दील करना है जहां पर कि 5 से ज़्यादा मरीज पाए गए हैं, तो उस इमारत को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया जाता था और ये वॉर रूम की जिम्मेदारी होती थी कि उन पर नजर रखें और वहां के लोग बाहर नहीं जाएं और मरीज की हालत कैसी है इसका भी लगातार इस वॉर रूम में बैठे हुए, इस वॉर रूम में नियुक्त किए गए लोग नजर रखते थे, उन घरों में जाकर पड़ताल करते थे। इसके अलावा फोन करके मरीज का हालचाल जानते थे और साथ में जब उनका क्वारंटाइन पीरियड जो है 2 हफ्तों का क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो जाता था तो उसके बाद वहां पर जो बोर्ड लगा होता था या घर को जो सील कर दिया जाता था उसको हटाने का काम भी ये लोग करते थे। यानी कि एक तरह से बीएमसी लगातार ऐसे लोगों के संपर्क में रहती थी जो कि कोविड पॉजिटिव के मरीज हो चुके थे और उनकी देखभाल, उनकी हालत किस तरह से है, उनको अस्पताल की जरूरत है या नहीं, इन सारी बातों की पड़ताल लगातार जारी रहती थी। वॉर रूम भी चलाना है, वैक्सीनेशन सेंटर्स भी चलाने हैं और साथ ही साथ निगरानी भी रखनी है जो जंबो कोविड सेंटर्स बनाए गए हैं उन पर। तो जाहिर तौर पर इसके लिए जरूरत पड़ती है लोगों की। तो बीएमसी ने किया ये कि जो स्कूली शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी मदद ली गई और उनकी नियुक्ति भी इस तरह के वॉर रूम्स में की गई। इसके अलावा बीएमसी की ओर से टेस्टिंग पर जोर दिया गया। जो तमाम मार्केट्स हैं या फिर मॉल्स हैं उनके बाहर जो लोग आ रहे थे उनको उनका एंटीजन टेस्ट कराया जाने लगा और अगर कोई उसमें पॉजिटिव पाया जाता था तो ऐसे शख्स को तुरंत आइसोलेट करने के लिए भेज दिया जाता था। तो इस तरह से निगरानी की जाने लगी। जो लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए थे उनको आइसोलेट किया जाने लगा और बीएमसी का कहना है कि ये तरीका उसके लिए कारगर साबित हुआ। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। बीएमसी की ओर से मुंबई भर में 8 जंबो कोविड सेंटर बनाए गए। इनमें से एक जो महालक्ष्मी का कोविड सेंटर था उसको बंद कर दिया गया क्योंकि वहां पर ज्यादा ऑक्यूपेंसी नहीं थी, लेकिन जो बाकी के 7 जंबो कोविड सेंटर हैं वो चल रहे हैं। और इनमें से जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का जंबो कोविड सेंटर है वो देश का सबसे बड़ा कोविड सेंटर माना जा रहा है और वहां पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर IS चहल का कहना है कि इन तमाम कोविड सेंटर्स में ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार जारी रहती है और साथ में इमरजेंसी ऑक्सीजन भी यहाँ पर रखा जाता है। इमरजेंसी यूसेज के लिए कुछ ऑक्सीजन को स्टॉक करके रखा जाता है कि अचानक अगर ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है तो ऐसे में किसी की मौत ना हो, कोई दिक्कत ना हो और इमरजेंसी यूसेज के लिए भी ऑक्सीजन रखा जाता है। इसके अलावा मुंबई महानगर पालिका ने 176 अस्पतालों का एक डेटाबेस बनाकर रखा है जिससे कि महानगर पालिका को जानकारी मिलती रहती है कि किन अस्पतालों में बेड उपलब्ध हैं, किन में नहीं है और मरीजों तक ये जानकारी वॉर रूम्स के जरिए पहुंचाई जाती है। साथ ही साथ कई सारी SUVs को एम्बुलेंस के तौर पर तब्दील कर दिया गया है ताकि एम्बुलेंसेस की कमी ना पड़े। मरीजों को अगर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाना है या फिर जंबो कोविड सेंटर से किसी अस्पताल में किसी को शिफ्ट करना है तो वैसी कोई कमी ना हो, इसके लिए पर्याप्त एम्बुलेंसेस का भी
इंतजाम किया गया है। बीएमसी की इस रणनीति के परिणाम भी साफ नजर आ रहे हैं। एक और जहां अप्रैल के पहले हफ्ते में रोजाना 11,000 कोविड पॉजिटिव मरीज आते थे, तो वहीं उनकी संख्या अब 2,000 से भी कम आ रही है। और बीएमसी को ऐसी उम्मीद है कि अगर यही ट्रेंड लगातार जारी रहा तो हो सकता है कि अगले 3 से 4 हफ्तों में रोजाना ना के बराबर कोविड पॉजिटिव मरीज सामने आए।